तो बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले शेड्यूल की बात करते हैं। तो पहले शेड्यूल में क्या है, पहले हम ब्रश डिसाइड कर लेते हैं, रेड कलर का ब्रश लेते हैं। तो पहले शेड्यूल में क्या है कि इसमें भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताया गया। शेड्यूल फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में क्या बताया गया, भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताया गया। और शेड्यूल सेकेंड में जो बताया गया इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, एमएलसी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनके पेंशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया गया, शेड्यूल सेकेंड में पेंशन के बारे में बताया गया है। और शेड्यूल थर्ड में इनके मतलब राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इनके ओथ के बारे में बताया गया। तो पहली सूची में भारत और संघ के राज्य के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में किसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उनके पेंशन, सैलरी के बारे में बताया गया। और थर्ड में ओथ के बारे में बताया गया। चौथी जो अनुसूची है वो बताती है कि राज्यसभा में स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, राज्यसभा में स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, राज्यसभा में कितने एमपी जो जाएंगे किस स्टेट से, वो बताती है चौथी अनुसूची। और जो पांचवी अनुसूची है वो एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में बताती है, उनके बारे में स्पेशल रिवीजन के बारे में बताती है। एंड देन उसके बाद आती है हमारी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है हमको बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, उनके बारे में स्पेशल प्रोविज़न जो किया गया उसके बारे में हमको कौन सी अनुसूची बताती है, तो छठी अनुसूची बताती है। और वहीं अगर बात करें तो सातवीं अनुसूची हमें जो बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। कहने का मतलब है कि कौन से कानून, मतलब कौन से उस पर सेंट्रल लॉ बनाएगा, कौन से उस पर स्टेट लॉ बनाएगा, कौन से उस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो इसमें जो है सेंट्रल टॉपिक में है 97 टॉपिक थे पहले, जो बाद में कितने हो गए, 100 टॉपिक हो गए। स्टेट में 66 टॉपिक थे जो बाद में 61 टॉपिक हो गए। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 टॉपिक है जिस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो कितने हो गए, 92 टॉपिक्स हो गए। तो 100, 61, 52 टॉपिक्स ये हो गए। आठवीं अनुसूची हमें बताती है कि भाषा के बारे में बताती है, लैंग्वेज के बारे में बताती है। जो मैथिली भाषा है उसको 2002 में 92 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। अभी टोटल हमारे पास कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं और 92th अमेंडमेंट में मैथिली भाषा को ऐड किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नौवीं अनुसूची। तो नौवीं अनुसूची भाई बहुत ही स्पेशल है इसलिए क्योंकि इसमें संपत्ति अधिग्रहण का विषय राज्यों के लिए विशेषित कर दिया गया है। और नौवीं अनुसूची में 1952 में एक अमेंडमेंट किया गया था, पहला अमेंडमेंट किया गया था। उसमें ना 203 कानून को इसमें डाल दिया गया था जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। बट जब केशवानंद भारती केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैसे लॉ जिनमें आर्टिकल 14, 20, 19, 21 का वायलेशन किया गया है, उन कोई भी कानून जिसमें 14, 20, 19, 21 का वायलेशन किया गया वो क्या होंगे, जुडिशियल रिव्यू में रहेंगे और जुडिशियल रिव्यू से आउट ऑफ स्कोप नहीं होंगे। तो ये बात कही गई थी। एंड फिर 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। 11वीं अनुसूची आती है, इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो ये किया गया था 1992 में, ये लेके आया गया था। फिर उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची, ये भी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें म्यूनसिपालिटी को जोड़ा गया था। और आर्टिकल 243 में इन दोनों को ही ऐड किया गया। इसमें 16 क्लाउजेज है और इस नीचे वाले में कितने 18 क्लाउजेज है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम सब फैक्ट्स देख लेते हैं। यदि भारत में नए राज्यों को बनाना या नए राज्य का सृजन करना हो तो हमें कौन सी अनुसूची में रिफॉर्म करना होगा, तो पहले शेड्यूल में हमको रिफॉर्म करना होगा संविधान की 3री अनुसूची में। बस इन लोगों के शपथ का जिक्र किया गया है, संघ के मंत्री, संसद निर्वाचन अभ्यर्थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर के शपथ का जिक्र नहीं किया गया है। और अगर बात करी जाए राज्यों में भूमि सुधार अधिनियम, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूचित के तहत क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। भूमि सुधार अधिनियम को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। भारत की संसद कानून किसी विशेष, तो ये जो हमने बात की थी, ये 9वें आर्टिकल की जो बात की थी हमने, भारत की संसद किसी कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं। 9वीं अनुसूची में डाले गए
284 कानून जब डाले गए थे ना 1951 में, तो उनको आर्टिकल 31 और बी में जोड़ा गया था, जिससे कानून जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बताया 21/14/19 का उल्लंघन किया गया हो तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होगा। फिर आते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची का भाग है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसका भाग है, तो समवर्ती सूची का क्या है, भाग है। ये बात कही गई थी। एंड देन फिर हम नीचे आते हैं, तो आर्थिक नियोजन संविधान की कौन सी सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है, कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है। समवर्ती सूची में जो मामले हैं, उस आपराधिक मामले हैं, उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में पुलिस आती है, जनसंख्या नियोजन है, परिवार नियोजन, ये राज्य सूची में आता है, इस पर बस राज्य कानून बना सकता है। उसके बाद केंद्र सूची में विदेशी मामले, रेलवे, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, इस पर बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं विवाह विच्छेद, ये सब जो है, गोद लेना, ये संविधान की 7वीं सूची में है। सरकार द्वारा टैक्स लगाना, ये भी 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार राज्य का विषय, ये अभी हमने पढ़ा था पीछे। और आगे भी हम बात करते हैं किसी शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची की बात की गई है। कहने का मतलब ना, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो बताया गया था, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब कहाँ पे है, तो ये 5वें शेड्यूल में इनको रिजर्व कर दिया गया। 6वां शेड्यूल पढ़ लिया, यूनियन लिस्ट पढ़ लिया, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ लिया हमने। अब आते हैं यूनियन और इट्स टेरिटरी। तो बाय आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, कोई भी नया राज्य बनाने के लिए आर्टिकल फर्स्ट में शेड्यूल 1 में रिफॉर्म करना होगा। आर्टिकल 2, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का संसद के पास अधिकार है। कहने का मतलब है कि नए राज्यों को बनाना, ये किसके पास अधिकार है, संसद के पास। और संसद क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से पास कराकर नया राज्य को बना सकती है। आर्टिकल 3 कहता है, नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों के एरिया में चेंज करना, या किसी राज्य की बॉर्डर को डिसाइड करना, या किसी राज्य के नेम में चेंज करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है बाय आर्टिकल 3। संसद नॉर्मल रिफॉर्म करके, मतलब साधारण बहुमत से यहाँ पे रिफॉर्म कर सकती है। तो एक बात करते हैं कि 1948 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बोला गया था कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं। तो 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एस धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, जिसने ये बोला था कि राज्यों का, कहने का मतलब राज्यों को भाषा के आधार पर न गठित करके उनको प्रशासनिक सुविधा, मतलब प्रशासन की सुविधा के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए था। बट इस कमेटी को रिव्यू करने के लिए कांग्रेस ने JVP समिति की बनाई थी, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने इस कमेटी को स्वीकार किया। तो उन्होंने क्या किया था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या किया, भाषा का राज्यों का पुनर्गठन किया। फिर क्या होता है 1953 में है ना, एक होता है राम लल्लू क्या होता है, अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था राम लल्लू, आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर रहा था। तो ये 53 दिन की क्या करता है, अनशन करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद 1953 में राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है 1953 में। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। फिर क्या करता है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो क्या बोलते हैं, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एक लॉ बनाया जाता है। कब बनाया था, 1956 में। फजल अली की अध्यक्षता में कब बनाया था, तो 1953 में बनाया जाता है, ध्यान में रखना। आप देखते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाले 3 राज्यों, पहले 3 राज्य हैं जो बने भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो बना 1 अक्टूबर 1953 को।
बाकी दो ये राज्य है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात बने 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को दोनों राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। अब देखते हैं तीन ट्विंस जो 21 जनवरी 1972 को क्या हुए थे, अलग राज्य बने। तो इसमें 7 मई को मेघालय बना, 8 मई को मणिपुर बना, 9 मई को 9 त्रिपुरा, सॉरी। तो ये तीनों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर MMT मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों बने थे 21 जनवरी 1972 को बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। एक ही साल में जो 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, झारखंड जो बना वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ, और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बिहार से अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, तेलंगाना 2 जून 2014, और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब पढ़ते हैं मोती सिक्का के बारे में। तो प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। तो अकॉर्डिंग टू प्रस्तावना, संविधान की सारी शक्तियों का सेंटर हम भारत के लोग ही हैं। संविधान कैसे चालू होता है, प्रीफेस हमारा कैसे चालू होता है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर अगर बात करें, प्रस्तावना को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी इसकी अवहेलना करता है तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट ये हमें कब मालूम चला? यूनियन बैंक वर्सेस मदन गोपाल के केस में मालूम चला। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में ये कहा था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं लगे तब प्रस्तावना का यूज़ किया जाएगा, और प्रस्तावना का हम यूज कर सकते हैं। फिर आया हमारे पास 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1976 में। इसमें क्या किया गया था कि 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में हमें 3 तरह की न्याय की बात मिलती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 तरह की समानता की बात मिलती है, प्रतिष्ठा और अवसर, और 5 तरह की फ्रीडम, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास के बारे में मालूम चलता है। और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, अब इम्पोर्टेंट में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा लगभग 280 आर्टिकल हमने कहाँ से लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से हमने क्या लिया? डायरेक्टली लिए हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने डायरेक्टली क्या लिए हैं? तो हमने 280 आर्टिकल लिखे हैं। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। और हम आगे बात करते हैं, तो ये अब हम बात करते हैं किसकी? तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सिटीजनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सिटीजनशिप जो हमारा आता है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11 हमारा आता है सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में संविधान के शुरू में नागरिकता की बात कही गई, यानी कि मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में पैदा हुआ होगा उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में पैदा हुआ होगा, संविधान लागू होने से पहले, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 5। लेकिन वहीं आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है? पाकिस्तान से जो भारत आए लोग, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 हमारा कहता है भारत से जो पाकिस्तान गए, पहले पाकिस्तान गए एंड देन पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, पहले पाकिस्तान गए देन पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, तो उनको बाय आर्टिकल 7 हम क्या कहेंगे? भारतीय नागरिकता देंगे। आर्टिकल 8 में कहता है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा अगर उसके मम्मी पापा क्या है? भारतीय हैं। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर इंडियन नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। और आर्टिकल हमारा 10 ये कहता है कि नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक अगेंस्ट इंडिया कोई काम ना कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं हम कुछ रिफॉर्म्स हुए थे नागरिकता के लिए। तो 1955 में जो आया था ना हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें क्या कहा गया था कि
1986 में एक अमेंडमेंट किया गया था। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 में आया था, उसके बाद 1986 में हमने क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। फिर उसमें हमने ये बुलाया था कि नागरिकता मिली। पहले जन्म के आधार पर जो पहले 1950 से पहले जो भी था उनको नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बताया गया था कि उनको ही जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हो। इससे पहले जो 26 साल पहले पैदा हुआ था उनको मिल जाती थी। फिर वंश के आधार पर जो नागरिकता मिलती थी उसमें ये रिफॉर्म ये हुआ कि भारत या भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर उसके पिता भारतीय हो। पहले उसके पापा पे उसका वंश डिसाइड किया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद 1992 में अमेंडमेंट करके उसकी माँ भी अगर भारतीय होगी तब भी उसको वंश के आधार पर क्या मिल जाएगा, इंडियन नागरिकता मिल सकती है। यह बात कही गई। अब आती है नागरिकता पंजीकरण द्वारा भी मिल सकती है कि आप भारत में रह रहे हो और भारत में क्या क्या 6 महीने से ज़्यादा रह लिए और 7 साल से भारत में ज़्यादा रह लिए तो मिल जाती थी बाय रजिस्ट्रेशन, इसी को कहते थे। अब दूसरा है देशीकरण, अगर भारत ने किसी देश को जीत लिया तो उससे भी मिल जाती थी भारतीय नागरिकता, ये हो जाता था। तो ये सिटीजनशिप ख़त्म करते हैं। बात है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। इसमें पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के जो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। सबसे पहले 1931 के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। तो 1931 के कराची सेशन में किसकी बात की गई, तो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। और फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास समानता का अधिकार ये है, ठीक। तो पहले देखते हैं हम राइट टू इक्वलिटी। तो बाय आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात मिलती है। आर्टिकल 14 ये बताता है कि विधि के सामने सब समान होंगे, राज्य सबके लिए एक जैसा कानून बनाएगा। आर्टिकल 15 हमको ये बताता है कि जेंडर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर हमारे साथ कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ये बताता है लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी या सरकार ने कोई भी अवसर दिया तो उस पर आर्टिकल 16 के तहत सबको बराबर समान अवसर मिले। इसका एक्सेप्शन है ओबीसी, एसटी और एसटी, ठीक है। आर्टिकल 17 बताता है कि एंड्स ऑफ टचेबिलिटी मतलब छुआछूत से अंत बताता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, कहने का मतलब है कोई भी राज्य सरकार किसी को भी कोई स्पेशल उपाधि नहीं देगी बिना राष्ट्रपति के परमिशन के। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण या सेना द्वारा कोई भी परमवीर चक्र, ये सब इसी आर्टिकल से दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति बाहर से कोई सभी ही टाइटल नहीं ले सकता किसी भी देश से, उसको सबसे पहले हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। एंड देन फिर आते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें वो दिया गया आर्टिकल 9 से 22 के तहत। तो आर्टिकल 9F जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटा के 300A में डाल दिया गया। तो देखते हैं हमारे पास 6 वाले राइट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 19A हमें बोलने का अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19B शांति से बिना हथियार एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार है। 19C सभा या संगठन बनाने का अधिकार है। 19D देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। 19E देश में कहीं भी रहने का अधिकार है। 19G कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है। कहने का मतलब है बोलने का अधिकार है, शांति से एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार है। 19C संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। 19E देश में कहीं भी रह सकते हैं। 19G देश में कहीं भी कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। फिर देखते हैं अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार। तो अपराध के लिए दोष, सॉरी गाइस। तो अब देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें ये बताता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार देता है। क्या किसी भी पर्सन को बाय आर्टिकल 20 एक बार क्राइम के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून था उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए हमको फोर्सफुल नहीं किया जा सकता। यह हमें आर्टिकल 20 बताता है। आर्टिकल 21 ये बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। कहने मतलब हमें जीने का राइट दिया जाता है, मतलब बिना कानून के उसको हमको ये लोग मार नहीं सकते। तो इसी में आ जाता है राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू
क्लीन एयर, ठीक है, एनजीटी इसी में फाउंड हुआ था 2010 में, ठीक है। ये सब पीने का पानी, जीने का अधिकार, हवा, साफ हवा, ये सब हमारे क्या है आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल 20A में 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ये भी हमारा क्या फंडामेंटल राइट है, फ्री एजुकेशन लेना, ठीक। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है हमें, आर्टिकल 22 हमें क्या कहता है, गिरफ्तारी और अपराध से बचने का अधिकार देता है। कहने पहले हम अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी। तो कहने का मतलब है कि हमको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मनपसंद वकील से सलाह लेने के लिए भी मतलब रोकेगा नहीं कोई हमें, ये बताता है हमें आर्टिकल 22। अब बात करते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें जो मिलते हैं 23 और 24 में मिलते हैं बाय आर्टिकल 23। मानव की खरीद बिक्री, मानव का दुरुपयोग बैन है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम बैन है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम बाल नहीं, मतलब उनसे काम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 23 में हम क्या कर सकते हैं कि मानव की खरीद बिक्री बैन है, ठीक। अब आते हैं, हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो ये 25 से लेके 28 तक हमें किसके बारे में मिलता है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मालूम चलता है। तो आर्टिकल 25 से धर्म, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। आर्टिकल 26 किसी भी धार्मिक कार्य को मतलब इंडिया में करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 हमें क्या कहता है, धार्मिक काम के लिए टैक्स में छूट की बात करता है। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी मतलब स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या उसको मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी कुछ अधिकार दिए गए। आर्टिकल 29 और 30 किसको दिए गए, माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। तो बाय आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण किया गया है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं आर्टिकल 29 में वो क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना क्या कर सकते हैं, कुछ फॉलो एनी रिलीजन, वो अपने रिलीजन को बचाने के लिए स्कूल खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, अपने उसको हितों का संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 बताता है कि माइनॉरिटी अपनी पसंद का स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ भी चला सकते हैं। तो ये आर्टिकल 29 और ये आर्टिकल 30 की बात कही गई है। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नहीं तो संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करके रिट्स जारी करता है, ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। तो ये जो रिट्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, हाबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षेपण, परामदेश, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा लेख, इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो हार्बस कॉर्पस कब जारी करता है, तो हार्बस कॉर्पस वो तब जारी करता है जब किसी को गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया जाता है, पुलिस द्वारा पकड़ के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर देती है कि उसको जल्द से जल्द क्या मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। कोर्ट अपने पास उस व्यक्ति को पेश करवाता है, उसके लिए वो हार्बस कॉर्पस जारी करता है। उसके बाद एक आता है परामदेश। परामदेश क्या होता है, मैडमस, इसमें क्या करता है, वो किसी भी अधिकारी को आदेश देता है या पदाधिकारी को आदेश देता है कि अपने पद के अकॉर्डिंग काम कर, साले मतलब नहीं तो पिटेगा, पद के अकॉर्डिंग टू काम कर। फिर उसके बाद वो क्या करता है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर देता है कि ये केस या कार्रवाई आप नहीं कर सकते, ये आपके एरिया से बाहर है, इस पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि लोअर कोर्ट को आदेश दे के कोई भी पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है या हाई कोर्ट अपने पास बुलाता है। सुप्रीम कोर्ट से बुला सकता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट अपने पास कोई भी पेंडिंग केस बुला सकता है। अब एक आता है क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो में क्या होता है, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर नहीं हो और उस पद पे काम कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर देती है और उसको बोलती है कि बेटा तू इस पर काम नहीं कर सकता, तो इसके अनुरूप नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 से रेट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 224 से रेट जारी करती है कहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई।
अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी जो है वो आता है हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमारे क्या आता है, डीपीएसपी आता है। ठीक है, तो डीपीएसपी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। स्टेट कोई भी कानून बनाएगा उस पर डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। डीपीएसपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 के अनुदेश पत्रों को शामिल किया गया है। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एक ऐसा बैंक चेक है, इसको केटी शाह ने ये बताया था कि डीपीएसपी एक ऐसा ब्लैंक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मानने के लिए राज्य सरकार फोर्स नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं बाय आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 हमको ये बताता है कि इसमें डीपीएसपी की डेफिनेशन दी गई। आर्टिकल 36 में डीपीएसपी की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 37 में ये बताया गया कि डीपीएसपी को कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 36 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आर्टिकल 37 में इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और ये देखो, आर्टिकल 38, 39 और 40 तीनों क्या है, एक जैसे हैं। तो आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो अगर कोई पूछे कि डीपीएसपी में कौन से न्याय की बात कही गई, तो डीपीएसपी में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। डीपीएसपी में कौन सी बात कही गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। डीपीएसपी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। और बाय आर्टिकल 39 हम ये कह सकते हैं, कहाँ गया, बाय आर्टिकल 39 हम ये कह सकते हैं संसाधनों का उचित डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन और फ्री कोर्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्री कोर्ट जो बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 39 के तहत ही बनाए जाते हैं। ठीक, समझ। और आर्टिकल 39 में समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, ये बात हो गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 40, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, पंचायती राज का बनाना। बाय आर्टिकल 40 पंचायत राज का बनाना। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41, 42 और 43, जो तीनों ही सेम है। कुछ दशा में काम देना या लोक सहायता देना, कहने में इसमें पेंशन देना, इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना, ये सब किससे चलाई जाती है, आर्टिकल 41 से चलाई जाती है। आर्टिकल 42 बताता है कि जो काम किया उसके लिए मानवीय दशा में उसको क्या उतना पैसा देना। आर्टिकल 43 समान मजदूरी और कुटीर उद्योग बनाना, ये बात कही गई आर्टिकल 43 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 में, सब नागरिक के लिए सेम सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, सबके लिए एक लॉ, कोई भी धर्म के लिए कोई दूसरा लॉ नहीं बनाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। और आर्टिकल 46 में ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्कीम के बारे में बात कही गई है। तो मैंने बात की थी ना, वो एक्सेप्शन जो था वो यही है। आर्टिकल 47 में स्टेट क्या करेगा, किसी भी शराबबंदी को प्रमोट नहीं करेगा जी, मद निषेध करेगा यहाँ पे। ठीक है, और आर्टिकल 48 में क्या करेगा कि किसी पशुपालन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेगा। आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करेगा। बाय आर्टिकल 49 राष्ट्रीय इमारतों का संरक्षण करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में राज्य क्या करेगा, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करता है। और इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिकल 50 में, तो आर्टिकल 50 यहाँ पे क्या हो गया, 50-50 की बात हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया गया। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का डिस्ट्रीब्यूशन या 50-50 हो गया यहाँ पे। आर्टिकल 51 में बताता है इंटरनेशनल लेवल पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, आर्टिकल 51 बताता है हमको। डीपीएसपी में कुछ ऐसे भी आर्टिकल है एज ए डीपीएसपी कार्य करते हैं, जैसे आर्टिकल 351 और आर्टिकल 350 और 351। 350 क्या बताता है, प्राइमरी स्टेट पर हिंदी में एजुकेशन देना और हिंदी को, और 351 बताता है क्या, हिंदी को प्रमोट करना। ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो इसको रशिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया था, ये याद रखना। हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक, रशिया से अडॉप्ट किया गया था। 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि सरदार सिंह
की कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था, डीपीएसपी को बनाया गया था, और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से ले गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। इसमें क्या किया गया था, पार्ट 4A में ऐड किया गया, और 51A, आर्टिकल 51A में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी 1976 में जो रिकमेंडेशन दिया था, उसी पे क्या बनाया है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 52 में बताया गया कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति भारत का पहला सिटीजन कहलाएगा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, ठीक है, ये बताया गया है। आर्टिकल 53 में ये बताया गया है, बाय आर्टिकल 53 भारत का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, मतलब उसके सारे काम, जितने भी भारत सरकार के सारे काम होंगे प्रेसिडेंट से ही होगा, प्रेसिडेंट उसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके कारण मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, ये बात बताई गई है। अब है ना आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के बस निर्वाचित, मतलब आर्टिकल 54 में क्या बताया गया, प्रधान जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, मतलब इलेक्टोरल बोर्ड कैसा होगा। तो उनका जो इलेक्टोरल बोर्ड होगा उसमें क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित या इलेक्टेड मेंबर होंगे। निर्वाचित मेंबर मतलब जो इलेक्टेड है, जो जीत के आए। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर बाय आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल बोर्ड कैसा हो। आर्टिकल 55 में ये बताया गया है कि उसका इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट से क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। उसके लिए इलेक्शन जो है वो समान उत्पाद, ये तो पढ़ लिया। अब इलेक्शन रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होंगे। इलेक्शन का तरीका बता रहे हैं हम। आर्टिकल 55, अगर इलेक्शन अवैध घोषित होता है तो प्रेसिडेंट द्वारा किए गए सारे काम इनवैलिड नहीं होते हैं। जब तक उसने जितने भी काम किए हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड ही रहेंगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि 50 प्रपोजल और 50 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, 15,000 की डिपॉजिट राशि और 1/6 का वोट हासिल करना होगा उसको जीतने के लिए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी पैसे वापस लेने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 56 हमें ये बताता है उसका टर्म पीरियड। आर्टिकल 56 हमें टर्म पीरियड के बारे में बताता है। तो पद ग्रहण करने से 5 साल तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा और अपने पद समाप्ति के बाद भी प्रेसिडेंट रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। मैक्सिमम 6 मंथ में क्या करवाना होता है, इलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। आर्टिकल 56A में वो रेजिग्नेशन किसको देगा, तो प्रेसिडेंट जो है भाई वो किसको रेजिग्नेशन देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को। कौन रेजिग्नेशन देता है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। और आर्टिकल 57 में हम इसके री इलेक्शन के बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी सबसे ज़्यादा बार री इलेक्शन मतलब री इलेक्ट हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे हमारे। आर्टिकल 57 हमें ये बताता है। आर्टिकल 58 हमें ये बताता है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 58 प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो तो एक तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, भारत में पैदा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कहता है जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो लाभ का पद होता है। या तो MP MLA और ये सब कोई लाभ के पद नहीं माने जाते। मिनिस्टर है चाहे कुछ भी है, लाभ के पद नहीं माने जाते। और ये कहाँ खो गया, यार ये बार तो हम पढ़े थे आर्टिकल 58 के बारे में, जो इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ ली हमने। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में उसके ओथ के बारे में बताया गया है। पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो इनको ओथ दिलाता है। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज है जो वो उनको ओथ दिलाएगा बाय आर्टिकल 60। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 61, जहाँ पे इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 61 में इनके ऊपर क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। तो इनको हटाने का प्रोसेस क्या है, बाय आर्टिकल 61 में कि प्रेसिडेंट को सूचना दी जाती है। सबसे पहले उनको
इम्पीचमेंट उनके ऊपर लाने से पहले उनको 14 दिन पहले प्रायर नोटिस दिया जाता है। उसमें क्या होता है, 1/4 मेंबर जो भी जिस सदन में भी लाया तो सदन के 1/4 मेंबर के उस पर साइन होने चाहिए। 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है। जिस सदन में लाया जा रहा हो वहाँ पर 2/3 की मेजोरिटी से अगर उसको पास करवा दे, 2/3 की मेजोरिटी से अगर उसको पास करवा दे और उसके बाद फिर वो दूसरे सदन में जाए, वहाँ भी 2/3 की मेजोरिटी से पास हो जाए, तो उसी दिन से वो प्रेसिडेंट पद से हटा दिया जाएगा। इम्पीचमेंट किसी भी सदन में लाया जा सकता है एक्सेप्ट उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट है वो कहाँ पे लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब पावर्स अब देखते हैं। प्रेसिडेंट के पावर बहुत सारी पावर थी, जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉर्मल पावर, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, डिफेंस पावर, फाइनेंशियल पावर की बात करें। इमरजेंसी पावर भी होती है उसके पास। एग्जीक्यूटिव पावर में हम बात देखते हैं प्रेसिडेंट के, तो बाय आर्टिकल 77 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ठीक है, अब है ना, बाय आर्टिकल 78 जो प्रेसिडेंट क्या होता है, बाय आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रिमंडल की अपॉइंटमेंट करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, कैग की अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करता है, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है और अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। यूपीएससी के मेंबर और अध्यक्ष, यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी की वो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद विधायक और उसके सदस्य की SC और ST OBC कमीशन के इनकी क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स कितनी होती हैं। आर्टिकल 79 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है। तो कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर ही बनेगा। और बाय आर्टिकल 108 जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सेशन बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा का स्पीकर। अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो संसद में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसको पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। संसद में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में चेंज करने वाले विधेयक, इससे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। धन विधेयक, संचित निधि में व्यय या खर्चा करने वाला विधेयक, राज्यों से संबंधित विधेयक, यहाँ पे भी किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। बाय 111 बाय आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, 3 तरह की वीटो पावर यूज़ करता है। बाय आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट 3 तरह की वीटो पावर यूज़ कर सकता है। 111 प्रेसिडेंट 3 तरह के वीटो पर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक और होती है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो को ज्ञानी जैल सिंह ने यूज़ किया था उस पर, हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले बिल पे। ठीक है, तो 3 तरह की वीटो होती है बाय आर्टिकल 111। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि कोई भी नॉर्मल बिल है तो उसे या तो अप्रूव कर सकता है या तो रिजेक्ट करता है। उसके पावर्स की बात करें, या तो उसे वापस कर सकता है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल बिल है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है तो अप्रूव, रिजेक्ट या वापस कर सकता है। तीनों सेम चीज़ कर सकता है यहाँ पे। कोई भी नॉर्मल बिल या तो पास करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या वापस करे। अगर कोई फाइनेंस बिल है, कहने का मतलब अगर कोई फाइनेंस बिल आया है तो वो अप्रूव ही करेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट वापस नहीं कर सकता। अगर वो कोई स्टेट का अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई फाइनेंस के लिए स्टेट के लिए है। अगर कोई संविधान संशोधन बिल है तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि केवल पास कर सकता है, ना वापस कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है। और स्टेट का अमेंडमेंट बिल कहाँ पे है, तो कभी विधानसभा में आता ही नहीं है। और दूसरे देशों का जो राजपूत नियुक्त होता है ना, दूसरे देशों के राजपूत और इंडिया के जो राजपूत बाहर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की उससे ही होता है, प्रेसिडेंट की हेल्प से ही होते हैं। ठीक है, और किसी भी देश के साथ जो संधि या MOU साइन होता है वो किसके साथ होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। बाय आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर उसका लोकसभा का सेशन नहीं चला हो तो कोई भी कानून बनाओ, वो देखता है कि कोई कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी करता है।
उस अध्यादेश में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि कोई भी कानून बना सकता है। तो वो कानून क्या होगा, जब तक कोई नया लोकसभा फाउंड हो और उसका नया सेशन नहीं हो, तो नया सेशन चालू होने के वो 6 हफ्ते तक क्या होता है, वैलिड होता है, और उस सेशन में उसको पास करना ही पड़ता है। अगर उन्होंने भी इसको पास नहीं करवाया तो ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों सदनों का सत्र चल सकता है तो उस समय ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं करवाया, 6 हफ्तों में इसको पास नहीं करवाया, तो ये क्या होता है, रिजेक्ट हो सकता है। अगर दोनों सदनों के बीच का अंतर फिर से बढ़ जाता है तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए किया जा सकता है। और ऑर्डिनेंस राज्य सूची के कानून के लिए जारी नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य सूची का जो कानून है उसके लिए क्या किया नहीं किया जा सकता, तो ऑर्डिनेंस उसके लिए जारी नहीं किया जा सकता। राज्य सूची के विषयों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया जा सकता। अब देखते हैं फाइनेंशियल है इसकी, देखते हैं पावर्स देखते हैं। तो आर्टिकल 110 से धन विधेयक बना सकता है। सेंट्रल बजट 112 से पेश होता है। फाइनेंस कमीशन 280 में बना सकता है। कोई भी अनुदान मांग इसके होने से तीनों आर्मी का सुप्रीम लीडर होता है। तो ये कुछ इसकी पावर्स है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बाय आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले के समाधान पे सहायता ले सकता है, बस उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। आर्टिकल 72 में क्या करता है, समाधान की इसके पास वो है, पावर्स है, किसी को मतलब दंड से बचा सकता है, समाधान से दंड से उसको माफ़ कर सकता है। प्रेसिडेंट द्वारा ओबीसी एसटी की जो ओबीसी की जो सिफारिशें हैं और कैग की रिपोर्ट को कहाँ पे लोकसभा में पेश करवाया जाता है, बाय आर्टिकल 181 के हेल्प से उसको लोकसभा में पेश करवाएगा और उसके ऊपर बहस होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इमरजेंसी पावर के बारे में। तो इसकी जो इमरजेंसी पावर होती है, तो पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 60 में बताया गया है इमरजेंसी पावर, और मंत्री पद की सलाह पर लगाया जाता है इमरजेंसी। तो बाय आर्टिकल 352 ये कह सकता है नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है युद्ध के समय आतंकवादियों के घुस जाने के कारण। और आर्टिकल 352 में ही मंत्रिपरिषद का सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। 3 बार कब कब लगी है, तो एक लगी 1962 में लगी है, एक इमरजेंसी 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में। तो जो 1962 की इमरजेंसी लगी थी उस समय जो इंडो चाइना वॉर हो रहा था, उस समय डॉक्टर राधाकृष्ण हमारे प्रधानमंत्री वो थे, राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू हमारा क्या था, प्रधानमंत्री था। दूसरा जो लगाया गया है वो लगाया गया 1971 में। दूसरा जो लगाया गया 1971 में लगाया गया था, जब वीवी गिरी हमारे प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तीसरा जो लगाया गया 1975 में, तो खामा का लगाया था, फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे वो भी प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी हमारी थी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर हमारी कौन थी, तो इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये लगा दिया गया ज़बरदस्ती। अब देखते हैं 356। तो 356 क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है जब वहाँ पे किसी का शासन नहीं चल रहा हो, चाहे राज्यों में क्या हो, कोई बहुत ही गुंडा कुछ सीन चल रहा हो। और आर्टिकल 365 से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है स्टेट में, जब वहाँ पे किसी को पूर्ण बहुमत नहीं होता। आर्टिकल 360 से हम क्या लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये बात तो हमने कर ली थी। अब ये कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2 बार लगातार जो है राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, तो इम्पॉर्टेंट है, केवल 2 बार लगातार राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर राधाकृष्ण लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट तथा 1 बार प्रेसिडेंट रहे। तो डॉक्टर राधाकृष्ण लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट तथा 1 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। केवल वीवी गिरी इलेक्शन के समय दूसरे स्टेज की काउंटिंग में जीते थे। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले चुनाव हार गए थे और बाद में निर्विरोध चुने गए। प्रतिभा देव सिंह पाटिल जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। फ़खरुद्दीन और जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान ही मर गए। फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान ही मर गए। ठीक है, और प्रतिभा देव सिंह पाटिल जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, बंकिम रमन, KR नारायण वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने। अभी की बात की जाए तो हमारे जो रामनाथ कोविंद है हमारे 14वें प्रेसिडेंट हैं 2017 से। प्रणब मुखर्जी 13वें थे। अब्दुल कलाम जो हमारे थे वो 11वें प्रेसिडेंट थे। प्रतिभा देव सिंह पाटिल 12वीं प्रेसिडेंट है हमारी। ठीक है, भारत के कार्यवाही
कार्यवाहक जो राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हमारे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बड़ा इंपॉर्टेंट, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो क्या रहे हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, एकमात्र चीफ जस्टिस। ठीक है, बीडी जती, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हमारे। और अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है रिलेटेड है। 52 भारत के राष्ट्रपति, 53 संघ का कार्यपालक शक्ति, 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 चुनाव का तरीका, 56 टर्म पीरियड ऑफ प्रेसी। ठीक है, 58 राष्ट्रपति की योग्यता। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल 74 प्ले करता है, जहाँ पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देगा। और बाय आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर का दायित्व बनता है कि आर्टिकल 78 से राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करें। और आर्टिकल 85 हमको ये बताता है कि संसद के सत्र को भंग करने का आह्वान प्रेसिडेंट कर सकता है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, 123 में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, 112 में यूनियन बजट, और 111 में वो क्या कर सकता है, वीटो पावर्स है उसके पास। तो अब देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 64 में ये बताया गया कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ना कि उसका मेंबर होगा। ठीक है, आर्टिकल तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में वोट भी नहीं डाल सकता, उसके पास वोट डालने का राइट नहीं है। बट एक कंडीशन, जब सदन में वोट 50-50 पर बढ़ चुका हो तो वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि अपना वोट देके डिसीजन बदल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 65 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहने पर वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वैसा कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर उनको क्या होता है, री इलेक्शन करवाना पड़ता है। और वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी पोस्ट पर काम करेगा। ठीक है, तो बाय आर्टिकल 66 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। तो जो एक इंडियन सिटीज़न 35 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो, राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक हो, लाभ के पद यानी गवर्नमेंट जॉब, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर या विधानसभा का मेंबर ना हो। ठीक है, एक्सेप्शन जो है वो राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर जो लाभ का पद पे नहीं होते। ठीक है, तो अब इलेक्शन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्शन के लिए निर्वाचक मंडल कौन पूरा करता है, इसके इलेक्टोरल बोर्ड में क्या हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सारे मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन में नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोजल और 20 अप्रूवर्स चाहिए, और 15,000 की जमानत राशि, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इसका इलेक्शन होता है। अब इसके टर्म पीरियड के बारे में पढ़ ले, तो इसका टर्म पीरियड है आर्टिकल 67 में बताया गया इसके टर्म पीरियड के बारे में। टर्म पीरियड 5 साल तक रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा जब तक वाइस प्रेसिडेंट कोई आ नहीं जाता। ठीक है, प्रेसिडेंट को ये क्या कर सकता है, रिज़ाइन दे सकता है अपना। हटाने की प्रक्रिया सेम इम्पीचमेंट की तरह है, 14 दिन पहले का प्रायर नोटिस दिया जाएगा, उसको राज्यसभा में लेके आया जाएगा इसके लिए। ठीक है, राज्यसभा में इसके लिए क्या लेके आया जाएगा, वो लेके आया जाएगा बिल लेके, जो भी मतलब एक कंसेंट फॉर्म वो लेके आया जाएगा, तभी इसको हटाया जा सकता है, प्रस्ताव जो होता है। 69 में इसको ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट इसको ओथ दिलवाता है, और प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे फैक्ट देखते हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन थे, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वो सोवियत यूनियन में एम्बेसडर थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, सोवियत यूनियन में एम्बेसडर थे। वेंकैया नायडू हमारे 13वें वाइस प्रेसिडेंट, इससे पहले हामिद अंसारी थे, लगातार 2 बार बने थे। ठीक, अब आते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्रिमंडल जो फाउंड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में क्या होता है, मंत्रिपरिषद बनता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होगा, यह बात बताई गई है आर्टिकल 74 में। और मंत्री द्वारा सलाह मतलब मंत्री द्वारा की गई सलाह की जांच कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती या समीक्षा नहीं की जा सकती। बट आर्टिकल 42 और 44 में क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया। प्रेसिडेंट क्या हो गया,
बाउंड हो गया है, मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए वो क्या हो गया, बाउंडेड है, वो उसकी बात मानेगा। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और उसके रिकमेंडेशन पे उसके किसके लोग, उनके लोगों की ये क्या करेगा, नियुक्तियाँ करेगा, मंत्रिपरिषद के लोगों की नियुक्तियाँ करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मतलब जो भी है मंत्रिपरिषद जो है वो केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, और एक अकेला मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को हटा सकता है, बट वह पीएम की सलाह पर ही ऐसा काम कर सकता है। मंत्रियों के बारे में जो उपबंध जो किए गए हैं, तो सबसे पहले जो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने डिपार्टमेंटल सिस्टम चालू किया था, जिसमें उसने ये बोला था कि अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग मंत्रालय सबको दिए गए थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और सहित टोटल कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो 545 सीट का लगभग 15% ही टोटल मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ये बात कही गई थी। मंत्रियों का भत्ता, वेतन, ये सब आप पढ़ते हैं हम आर्टिकल 75 में। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, जो बहुत बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री जो छोटे स्तर का मंत्री होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, कैबिनेट और पीएम को मिला के कैबिनेट बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम को मिला के कैबिनेट बनता है। राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। अब हम बात करते हैं सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्या होता है, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट बोला जाता है। किचन कैबिनेट, जहाँ पर प्रधानमंत्री और उसके फेवरेट लोग बैठ के क्या लगते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट बोला जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मंत्रिपरिषद है वो केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। एक अकेला मंत्री प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह है। मंत्री किसी भी सदन का हो, मंत्री बनने के बाद 6 माह बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी बात है, मंत्री बनने का उसको 6 माह में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मंत्री किसी भी सदन का हो, लोकसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, बट वोटिंग के समय वो वहाँ पे वोट नहीं डाल सकता, उसको अपने ही हाउस में वापस जाना होगा, राज्यसभा में, अर्थात राज्यसभा का तो राज्यसभा में उसको जाना होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद का और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर प्रधानमंत्री मर जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री रिज़ाइन दे के भी इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, बट उसको पूरा मंत्रिपरिषद गिरा सकता है। मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी में बताया गया है, ठीक है, जिसको ऐड किया गया था 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो सरकार गिर जाएगी, या मंत्री द्वारा लाए गए किसी विधेयक को रद्द कर दे तो भी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। रैमचे मेयोर ने क्या बोला था कि कैबिनेट को या जहाज रूपी जहाज का एक स्टीयरिंग व्हील है, ये कहा था रैमचे मेयोर ने। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे छोटा होता है, मतलब साइज में, लेकिन सबसे बड़ा होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग या सलाह देना। आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल से भारत सरकार का द्वारा कार्यवाहों का संचालन। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने, प्रधानमंत्री का अधिकार। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री के बारे में जो बताया गया हमको आर्टिकल 75 में बताया गया, इसमें यह बोला गया कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेगा और उसके मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, ना कि इलेक्टेड होता है। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। उसको रेजिग्नेशन किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स टाइम नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, बट ऐसा नहीं 5 साल तक, जब तक उसके बाद लोकसभा मेजोरिटी है तब तक वो रह सकता है। प्रधानमंत्री व काउंसिल ऑफ तो खुद का त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल डिसॉल्व करवा सकता है। पीएम प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने की सिफारिश कर सकता है बाय आर्टिकल 78। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद की संवाद की कड़ी, मतलब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है। इस आर्टिकल द्वारा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सारे निर्णयों के बारे में बताएगा, या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को इसमें आर्टिकल 78 उनको जानकारी देगा, या प्रेसिडेंट उनसे जानकारी मांग भी सकते हैं।
राष्ट्रपति जो जानकारी मांगे उनको पीएम को प्रोवाइड करना। इस आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट पीएम से जानकारी ले सकता है। ठीक है। पीएम अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, बड़ा इंपॉर्टेंट। पीएम नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो राष्ट्रपति बनाता है उसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट किसके होता है? फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कैग, यूपीएससी के मेंबर, प्रेसिडेंट, चुनाव आयोग, इन सब की किस पे होती है? प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे क्या होती है? हायरिंग होती है। पीएम में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा। लगभग 16 साल 9 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। पहली पीएम हमारी फीमेल पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। राज्यसभा से पहली बार इलेक्ट हुई, दूसरी बार लोकसभा से इलेक्ट हुए। चौधरी चरण सिंह जो ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा नहीं गए। चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा नहीं गए। ठीक है। सबसे पहले विश्वास मत न होने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी थी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक पीएम रहने का जो वो था रिकॉर्ड, वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम 13 दिन तक मात्र पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहली कांग्रेस पीएम जो सबसे ज़्यादा एज में पीएम बने वो मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में बने राजीव गांधी। ठीक है। मोरारजी देसाई वो ही थे जिन्होंने सबसे पहले त्याग पत्र दे दिया था। पहले पीएम सब पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव। एचडी देवगौड़ा पद ग्रहण के समय विधानसभा के मेंबर थे। तो ये मोदी क्या हमारे 17वें प्रधानमंत्री है। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल। चलो इसको आके करेंगे, स्टॉप करते हैं इसको।